नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात 2023 के इनॉग्रेशन में बोले। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की कल्पना उन्होंने शुरू की थी और वहीं 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार का वाइब्रेंट गुजरात एक विशेष महत्व रखता था। वाइब्रेंट गुजरात के बाद ही विभिन्न राज्यों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट शुरू हुई। यह भी उतना ही सच है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें भी कुछ ऐसा बोला जिससे कुछ फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शुरू करने से 2003 से लेके 2014 तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, मतलब जब वो शुरू किया तब उन्होंने एनडीए की सरकार थी, उसके बाद यूपीए की सरकार रही। उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने खास तौर पर विदेशी निवेशकों को गुजरात आने नहीं दिया। गुजरात के विकास के लिए कोई मदद नहीं की, लगातार रोड़ा अटकाते रहे। ये तो गुजरात का गवर्नेंस अच्छा था, मेरी पॉलिसीज अच्छी थी जो गुजरात में इन्वेस्टमेंट आया। अब ये जब उन्होंने बात की तो आश्चर्य भी लगा, क्योंकि 2014 में गुजरात का विकास मॉडल लेके ही नरेंद्र मोदी सामने आए और गुजरात का रैंकिंग कई जगह नंबर 1, कई जगह गुजरात को अवार्ड्स जो मिले वो यूपीए सरकार ने ही दिए। 2004 से 2014 तक गुजरात गवर्नमेंट को 285 अवार्ड्स दिए गए। 7 प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड थे, 82 सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों के अवार्ड्स थे, 172 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी एजेंसियों ने गुजरात को विभिन्न अच्छी बातों के लिए नवाजा था। यही गुजरात का विकास मॉडल लेकर नरेंद्र मोदी आए थे। यदि यूपीए सरकार निवेश होना ही नहीं देती तो केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत होती है, वो देशी और विदेशी दोनों निवेश यदि उन्होंने तय कर लिया तो राज्य में जाने ही नहीं देती। लेकिन यूपीए सरकार ने कभी ऐसा काम किया नहीं, ये भी सच्चाई है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीपीआईआईटी। इसके आंकड़े जो डीपीआईआईटी के बताते हैं कि 2000 से भी पहले यानी 1992 से लेके 2008 तक गुजरात में 79,396 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और तब 2008 में गुजरात भारत में सभी राज्यों में नंबर 1 था। 2009 में 2,195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और गुजरात नंबर 2 पे था। 2010 में गुजरात में इन्वेस्टमेंट आया 4,565 करोड़ रुपए और दूसरे नंबर पे था। फिर 11 में 2,148 फिर दूसरे नंबर पे था। फिर 12 में 49,616 करोड़ फिर नंबर 1 पे रहा और फिर 13 में 15,478 करोड़ फिर नंबर 2 पे रहा। यदि गुजरात नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहता तो ये इस बात का द्योतक है कि केंद्र सरकार जो अड़ंगा लगाने की बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, वो मात्र एक राजनीति है, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने है। गुजरात में तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा उद्योग है और ये उद्योग 2014 से नहीं, उसके पहले से गुजरात, क्योंकि गुजरात उद्यमी राज्य है। गुजरात में कुल 28,479 फैक्ट्रीज हैं
ये 2022 का आंकड़ा है, 2022 के आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं। और 16 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ये सरकारी जो इंडस्ट्रियल अलग अलग मंत्रालय है उनके एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। एफडीआई की बात करें तो 2003 से लेकर 2022 तक कुल एफडीआई यूएस डॉलर में बात करूं तो 51.19 बिलियन डॉलर अकेले गुजरात में हुआ 2003 से 2022 तक। तो इसके मायने ये नहीं है कि 2014 से 2022 में ही इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। अब कुछ वाइब्रेंट गुजरात की मैं आपको तस्वीर बताता हूं। 2008 से 2013 तक, खासकर यदि मैं 2009 की बात करूं तो 376 प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हुए थे, एमओयू साइन हुए थे। उसका करीब करीब 1,43,339 करोड़ रुपए आना था, इन्वेस्टमेंट था। लेकिन एक्चुअली सिर्फ 76 प्रोजेक्ट ही लग पाए और 2,195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। 2010 में 406 एमओयू साइन हुए, उसमें से सिर्फ 56 लगे और जहां 14,710 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आना था वहां मात्र 4,000 रुपए, 4,500 करोड़ का आया। 2011 541 प्रोजेक्ट एमओयू हुए, 50 लगे, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट आना था 1,14,000 करोड़, आया मात्र 2,148 करोड़। 2013 352 एमओयू, 83 प्रोजेक्ट लगे, अब 94 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट आना था, 15,000 करोड़ के आसपास आया। ये आंकड़े यदि वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आने दिया, तो फिर 2014 से लेके आगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार थी। फिर 2014 में 352 करोड़ का 352 प्रोजेक्ट की एमओयू हुए, मात्र 75 आए। ये क्यों? 2015 में 341 एमओयू साइन हुए, 80 आ गए, 64,773 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, मात्र 6,000 करोड़ का आया। तब किसने रोका था? 2017 428 प्रोजेक्ट एमओयू साइन हुए, मात्र 101 आए, 56,156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, मात्र 8,000 करोड़ का आया। फिर 2017 की बात, ये 428 प्रोजेक्ट एमओयू साइन हुए, 77 सिर्फ लगे, जहां 79,000 करोड़ आना था वह मात्र 9,500 करोड़ आया। 2018 में 464 प्रोजेक्ट साइन हुए, 361 आ गए, थोड़ा बढ़ गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जहां 79,000 करोड़ आना था वह मात्र 31,000 करोड़ आया। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं कि इसमें तो डबल इंजन की सरकार थी, तब निवेश किसने रोका था? प्रधानमंत्री जी बार बार बदनाम करने का प्रयास करते हैं और जो अभी विधानसभा में जो बजट पेश हुआ, उस बजट के पहले उन्होंने एक आंकड़े दिए और उस आंकड़ों के तहत वो बताते हैं कि कुल कितने प्रोजेक्ट 2003 से लेके अभी तक हमने लाए और उसके बाद कितने प्रोजेक्ट, मतलब करीब करीब 74,000 70,000 के आसपास प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुए हैं, 1,00,000 एमओयू साइन हुए हैं। ये 2003 से लेकर 2022 तक के आंकड़े सरकार बताती है। गुजरात सरकार का यदि इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बजट के पहले, सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्वे, वो कुछ आंकड़े बताता है। जो वो पटेल साहब ने जो फाइनेंस
मिनिस्टर है, उन्होंने आंकड़े दिए 2003 से लेकर 2022 तक 1,04,872 प्रोजेक्ट का एमओयू साइन हुआ। उसमें से 71,321 प्रोजेक्ट्स लगे हैं, 3,080 प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है। ये सोशल इकोनॉमिकल सर्वे 2022-2023 के आंकड़े हैं। यदि सरकार ये आने ही नहीं देती तो ये बात होती क्या? यदि यूपीए सरकार ये ठान लेती कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट ही नहीं जाए, तो फिर यूपीए के समय तमिलनाडु, जो यूपीए की सरकार नहीं हुआ करती थी, वो नंबर 1 कैसा रहा? बिहार में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वहां पे भी सरकार नहीं थी, वो कैसा रहा? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। हर चीज में राजनीति देखना, हर जगह अपना महिमा मंडन कर पुरानी सरकारों को गाली देना, ये उन्होंने ट्रेंड बनाया है, क्योंकि नया उनके लिए बताने को कुछ नहीं। क्या कभी महाराष्ट्र, कभी यूपीए सरकार ने ये बात की कि विपक्ष की सरकारों के यहां जाने वाले प्रोजेक्ट्स गन पॉइंट पे अपने राज्य में ले गए? महाराष्ट्र ने 2 प्रोजेक्ट खोए हैं, सेमीकंडक्टर का और टाटा का। ये दोनों प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगने थे और गुजरात के चुनाव को देखते हुए ये गुजरात लेके गए और वहां गुजरात के चुनाव में बाकायदा ये बोला गया कि मोदी जी ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये बात अलग है कि उस प्रोजेक्ट की अभी ईंट भी नहीं लगी है। उनका एक और कहना है कि हमने सब्सिडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब मदद नहीं की, इंसेंटिव नहीं दिए। वर्तमान में गुजरात गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है? जो सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग की जो यूनिट लग रही है, वो करीब करीब फ्री में लग रही है। इतने इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। लुटा रहे हैं हम, जबकि हमारे यहाँ लेबर है, स्किल है, लोग आना चाहते हैं, लोग आए भी। मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिकल पॉलिसी की वजह से देश की आर्थिक जो पटरी पे उतर गई थी, पूरी व्यवस्था वो फिर से पटरी पे आ गई। और फिर जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो फिर पटरी से उतर गई, जो अभी तक नहीं आ रही है। गुजरात द्वापर युग से संपन्न प्रदेश था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, कंस की मृत्यु के बाद वो मथुरा में रुके, तो मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे, क्योंकि कंस के जितने भी मित्र थे वो बदला लेने के लिए लगातार मथुरा जनपद पे हमले कर रहे थे। उससे प्रताड़ित होकर मथुरा के जनता ने जब विनंती की भगवान श्री कृष्ण को कि आपके वजह से हमले हो रहे हैं, हम युद्ध से थक गए हैं, क्या आप ये जगह छोड़ के कहीं और जा सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का, पूरे जम्बू द्वीप उस जमाने में होगा, उसका सर्वे करके एक संपन्न भूमि यादवों के लिए ढूंढी। वो द्वारका थी, गुजरात। द्वापर युग से गुजरात संपन्न भूमि थी। नरेंद्र मोदी जब नहीं थे तब भी गुजरात संपन्न था, आज भी गुजरात संपन्न है। इसका पूरा श्रेय गुजरात की जनता को जाता है। लेकिन यदि कोई इसका श्रेय लेता है तो फिर कुछ लोगों की आदत ही होती है कि हर चीज में अपने ही सर पे मढ़ना और कहना कि मेरे वजह से हुआ। सही मायने में जो आडवाणी जी ने कहा था ग्वालियर में कि मोदी जी ने तो एक संपन्न राज्य को और संपन्न बनाया, लेकिन उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि उन्होंने एक बीमारू राज्य को संपन्न राज्य के स्थिति में ले आए। शायद वही उनका स्टेटमेंट था आडवाणी जी का, जो आज शिवराज सिंह भोग रहे हैं, जो सत्ता के पूरे राजनीति से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर एक हमेशा हमने देखा कि मोदी जी जब भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं, ताकि वो सच लगने लगे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आपके सामने रखने का प्रयास किया। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं और वर्तमान के हैं, कोई पुराने नहीं। क्योंकि जब भी इन विभिन्न विभागों की, मंत्रालयों की एनुअल रिपोर्ट आते हैं, तो पुराने पीछे के रिपोर्ट्स को भी साथ में वो इंडिकेट करते हैं। इसलिए मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े दिए कि कैसा गुजरात नंबर 1, नंबर 2 रहा यूपीए सरकार के दौरान भी, गुजरात में कैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और वाइब्रेंट गुजरात की बात करें तो एमओयू साइन करना और
यथार्थ के धरातलों पे उतरना, इसमें बहुत बड़ी खाई होती है। क्योंकि उद्योगपति आते हैं, बुलाए जाते हैं, उद्योगपतियों की आवाभगत होती है, उद्योगपति की एमओयू साइन होते हैं और फिर वो एमओयू मात्र एक पत्र होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा ग्रुप यहाँ पे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा, बस। कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद अगले वाइब्रेंट में वही लोग आते हैं, वही लोग फिर से एग्रीमेंट करते हैं। यदि उनको पूछा जाए कि तुम्हारे पुराने एग्रीमेंट का क्या हुआ, तो कोई नहीं बता पाएगा और पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अधिकारियों को बढ़ा चढ़ा के आंकड़े देने होते हैं। मध्य प्रदेश में तो 1 साल इतना हुआ कि जितने एमओयू साइन हुए और जितना इन्वेस्टमेंट आया, एमओयू के साइन होने पे तालियां बजी, और जितना इन्वेस्टमेंट आया तो कईयों ने सर पे हाथ रखा, क्योंकि वाइब्रेंट या इन्वेस्टमेंट समिट पे मध्य प्रदेश का जितना खर्चा हुआ था, उससे कम इन्वेस्टमेंट उस साल मध्य प्रदेश में आया था। ये भी सच्चाई है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि यूपीए सरकार ने हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया, ये बहुत ही झूठ और एक फरेब किस्म का स्टेटमेंट था। क्योंकि चुनाव 2024 में है, तो विपक्ष पे तो हमला बोलना है। तो जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे विपक्ष ने कैसा तकलीफ दी, ये बात करती है। कम से कम यूपीए ने ये तो कभी नहीं किया कि जिस राज्य को चावल चाहिए, पैसा दे के भी वो चावल खरीदना चाहता है, तो भी एफसीआई उसको चावल देने को तैयार नहीं है। इतनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार कभी किसी सरकार ने, कभी किसी राज्य सरकार से नहीं किया होगा, जो कर्नाटक के साथ इस बार केंद्र सरकार ने किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।